हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों का लास्ट कौन सा क्लास होगा? लास्ट क्लास होगा क्लास 10th का अरिहंत की बुक से। ठीक, आज मैं पढ़ा करके खत्म कर दूंगी। हो सकता है 40-45 मिनट में आप लोग का वीडियो खत्म भी हो जाए, क्योंकि चैप्टर क्या है, हम लोग हम लोग काफी हद तक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 21 चैप्टर है जिसमें हम लोग 18वां चैप्टर देख रहे हैं। 17 चैप्टर तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो 18, 19, 20, 21 3-4 चैप्टर है एक वीडियो में। ठीक है, तो 1 घंटा तक हो सकता है जाए भी ना जाए भी, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आज आप जान लो कि ये आपका हो जाएगा खत्म, यानी लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या शुरू करूंगी, इसके बाद फिर मैं जो आपका क्लास 12 का जो एनसीईआरटी की बुक चल रही थी, फिर मैं उससे कुछ क्वेश्चन और उसकी टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी, ठीक, तो उसकी टर्मिनोलॉजी वहां मैं कुछ करा दूंगी। फिर उसके बाद मैं 11th का बुक खोलूंगी। इस तरीके से करते करते आप लोगों का मैं क्वेश्चन सब खत्म करवाने वाली हूँ, जितना भी मेरे पास है 9, 10th, 11th, 12th का। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। फिलहाल आप लोग जान लिया हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। बहुत आप लोग घूम घाम रहे हो, मेला हो गया, नवरात्रि हो गया, सब कुछ बीत गया। आप लोग वापस आ जाओ। क्यों बीत गया कि नहीं बीत गया? तो आपने कहा जी मैम बीत गया है। आप लोग हैंगओवर ले लो, वापस आ जाओ सारी चीजों को खत्म करके। त्योहार व्योहार आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो तो हर साल आते हैं जाते हैं। आपके पास जेब में पैसा है तो 30 दिन होली, 30 दिन दिवाली, 30 दिन दशहरा है। इन सारे चीजों को छोड़ करके आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। जो लोग नए हैं क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी अंदर चल करके। ठीक, डिस्क्राइब में बहुत लेकर के आई थ्योरी पढ़ाने के लिए। आप लोग कहते हो मैम थ्योरी के बिना कुछ नहीं होगा, तो मैं जानती हूँ थ्योरी के बिना कुछ नहीं होगा, तभी तो मैं थ्योरी ला रही हूँ। जब थ्योरी आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो आप कैसे प्रश्न करोगे? भाई पूरा साल एग्जाम पढ़ता ये इंसान पढ़ता है, तब तो लास्ट में एग्जाम देता है। तो जब आप पढ़े नहीं रहोगे तो क्या खाक एग्जाम दोगे? लेकिन ठीक है, आप लोग नादानी कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो अलग चीज है। बहुत बातें हो गई, बातें ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करेंगे। क्या प्रश्न है, यहाँ से क्या थ्योरी चल रहा है? प्राण वायु किसे कहते हैं? तो साधारणतया कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा उत्पादन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है, इसलिए यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन को सामान्यतः प्राण वायु भी कहा जाता है। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इसका मतलब भी आप लोगों को जानना चाहिए। श्वसन तंत्र क्या है? तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख कार्य हैं कोशिकाओं को जीवित रखना, शरीर को ऊर्जा, शक्ति एवं ताप प्रदान करना। श्वसन क्रिया वायुमंडल से प्राप्त आवश्यक ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में से वायुमंडल में लाने की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में दो उपक्रियाएं होती हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन। प्रश्वसन का मतलब क्या हुआ? बाहर दिया होगा, अंदर दिया होगा। क्या होगा? फेफड़े मानव के प्रमुख श्वसनांग यानी श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, तथा इनके सहायक अंग नासिका, कंठ या स्वर यंत्र, श्वास नली तथा श्वसनी होते हैं। नोजल, नोजल कैविटी, ग्रसनी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारी चीजें क्या हैं? ट्रेकिया, ये सब श्वास के क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। व्यायाम क्या है? व्यायाम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाता है। उचित श्वसन क्रिया के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे श्वसन क्रिया में शुद्ध वायु का उपयोग करना, श्वास सदैव गहरी लेना। वो कहते हैं ना, जब किसी को भी मतलब तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, सब लोग क्या कहते हैं कि थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले लो, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, सदैव नाक से ही सांस लेनी चाहिए। धूल गर्द आदि में हल्की सांस लेना चाहिए, तथा बैठने एवं चलने के समय शरीर की उचित स्थिति होना चाहिए। यानी हम अपने मतलब जो पोर्शन होता है, ठीक ठाक पोर्शन में बैठे, ठीक से चले, ये नहीं कि ऊपर निकाल करके चल रहे, ऊपर निकाल करके बैठ जा रहे हैं,
झुक करके चल रही, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे इतनी चीजें आप लोग पढ़ लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते चलो। क्वेश्चन आंसर आप कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव, पेड़ पौधे। आप आंसर करें कि प्रकृति में ऑक्सीजन का यानी O2 का संतुलन कौन बनाए रखते हैं। तो आपने आंसर कर दिया मैम, पेड़ पौधे। कौन रखेगा? पेड़ पौधे। ठीक है। श्वसन अंग का प्रमुख भाग है, क्या है श्वसन अंग के प्रमुख भाग? आमाशय है, स्टमक, अग्नाशय यानी पेनक्रियास है, फेफड़े यानी लंग्स हैं, यकृत यानी लीवर है। आप बता दें क्या होगा? श्वसन अंग का प्रमुख भाग है, तो आपने कह दिया मैम फेफड़ा जो होगा इसका मेन भाग होगा। ठीक है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। आप लोग आंसर करें। 1 मिनट में हम लोग 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट आप लोग आंसर करें। यही आप लोग का लास्ट हो जाएगा इस बुक से। फिर उसके बाद मैं देखूंगी क्या लगाना है क्या करना। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो कि इसके बाद क्या चाहिए। हैंड रिटन नोट भी 2-3 पार्ट में करके खत्म कर दो क्या? अब मैं सोच रहा हूँ इसके बाद आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स ही करा करके जो भी 2-3 वीडियो बनेगा उसको भी मैं खत्म करा दूं, लगा ही रह रहा है। आप लोग जैसा कहोगे, फिलहाल मेरा मान के चलना, अगर मैं अपनी मर्जी से करूंगी तो 100% श्योर है, क्या श्योर है, कि हैंड रिटन नोट्स ही चलेगा। आप लोग अपना जो मत हो दे देना। ठीक है। फिलहाल मेरा तो सुन लो, मेरा यही फाइनल है। फिर मैं एनसीईआरटी पे आऊंगी और 11 वाले बुक पे। ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपने कर दिया कि श्वसन क्रिया में, एक सेकेंड, कि श्वसन क्रिया में बाहर कौन सी गैस निकलती है। तो आप बता दो कि बाहर कौन सी गैस निकलेगी। तो आपने आंसर कर दिया मैम CO2। आप कहोगे मैम यहाँ CO2 तो है ही नहीं, तो CO2 यही हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपका O2 हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया, ओजोन O3 हो गया। इस तरीके से आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। 4 का आंसर आप कर दे क्या होगा? मानव नहीं, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? नहीं करता है और है, इन चीजों को आप देख लोगे। क्या चीजें पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आपका ऑप्शन है नाक हो गया, हाथ हो गया, फेफड़े हो गए, मुंह हो गया। क्या नहीं हेल्प करेगा? तो आप कहोगे मैम नाक और मुंह तो करेगा, लेकिन हाथ और पैर हमारे श्वसन तंत्र में किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, अरे 5 का। रक्त को शुद्ध करती है, ब्लड को प्योर करती है, कौन सी? CO2, SO2। मैंने कहा ना, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब इस तरीके से CO2 आ जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड तो खोजते रह जाओगे, क्यों? तो ये चीजें आपको, जब जो थोड़ी सी चीजें जानो तो दोनों जानने की कोशिश करो, जितनी चीजें की आपसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। SO2, O2 और ये सभी। तो रक्त को शुद्ध कौन करती है? तो आपने कहा मैम, आप बता दो आपके आंसर का, मैं वेट कर लूं, मैं ही पहले आंसर दे रही हूँ। आपने कहा मैम O2 हो जाएगा। क्या होगा? O2 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। यहाँ पे देखना ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, ये सन पूछने से ही और अथवा अथवा करने से ही पता चल रहा होगा। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? अथवा ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? अथवा मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? फेफड़े, यकृत, आमाशय, आंत। अब आप आंसर करें। इसका आंसर आप बहुत सोच समझ करके देना। आपने आंसर कर दिया मैम फेफड़े। क्या होगा? फेफड़े। ठीक है। कौन शुद्ध करेगा? तो फेफड़ा यानी हमारे लंग्स करते हैं। इधर देख लो क्या है, केवल 3 ही ऑप्शन दिया है क्या? अच्छा, एक ऑप्शन इधर दिया होगा, देख ले। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ दिया होगा। ठीक है, पहले चलो यहाँ का पढ़ लेते हैं। क्या है? रक्त की शुद्धिकरण, रक्त की शुद्धि किस तंत्र के, किस अंग में होती है? पाचन तंत्र के आमाशय में, रक्त परिसंचरण तंत्र के हृदय में, श्वसन तंत्र की श्वसनलिका में। ऑप्शन बढ़िया बनाया है। कहाँ गया? श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैं श्वसन तंत्र के फेफड़ों में
इस तरीके से आपका कुछ लंग्स होता है, ऐसे कुछ आपका लंग्स होता है। इस तरीके से यहाँ सी आकार की छल्ला होता है। फिर यहाँ क्या होता है, इधर से इस तरीके से ऐसे कुछ आपका लंग्स होता है। आप कहोगे मैं से आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से एल्बुलाई लगी होती है। क्या होती है, एल्बुलाई यानी अंगूर की गुच्छा। और इसी में क्या होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। किसमें, इसी ये जो गोल गोल अंगूर जैसे आपको गुच्छा मैं बना रही हूँ, यही वायु कोश है, यही एल्बुलाई है। इसी में क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है। ब्लड शुद्ध कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और CO2 क्या होता है, ये अपने पास रख लेते हैं। इस तरीके से इसी एल्बुलाई में ये क्या होती है, ब्लड शुद्ध होता है। इसको वायु कोश कहते हैं, इंग्लिश में एल्बुलाई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से फेफड़ा कुछ होता है, ठीक। मैंने बना नहीं पाया सही से, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर कर दें। वायु कोश रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। वायु कोश रक्त में लाल का रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होगा, लौह के, वसा के, प्रोटीन के, कैल्शियम के। बहुत अच्छे से इसका आंसर जान रहे होंगे कि मैं लौह यानी आयरन के वजह से रक्त का कलर रेड होता है। इधर आ जाओ, वायु कोश पाए जाते हैं, अभी आप लोगों ने देख लिया एक्सप्लेन करते हुए, श्वास नली में, हृदय में, फेफड़े में और वृक्क में। श्वास नली यानी ट्रेकिया में, हृदय यानी हार्ट में, फेफड़े यानी लंग्स में, वृक्क यानी किडनी में। आप बता दो कहाँ वायु कोश पाए जाते हैं। तो आपने कहा मैं वायु कोश अभी आप बनाई थी, हम लोगों ने देखा हमारे लंग्स में पाए जा रहे थे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते। ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बता दो। श्वसन क्रिया में, एक सेकंड देखिए बुल, वो कह रहे बुल वैल्यूम है कि नहीं फुल वैल्यूम है कि नहीं। आप आंसर करते 10 का क्या होगा, मुझसे बहुत उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं। 10 का आंसर आप करते क्या होगा, आपने कहा मैम 10 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाली वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज है या भाग है 78.22%, 78%, 70% एंड 60%। आप बता दे क्या होगा। आपके आंसर का मुझे वेट है, आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम 78%। देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 0.22 दिया है, लेकिन यही आंसर आपका बन रहा है। यहाँ मैं भी मात खा गई। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग तो केवल 78 कह देते हैं ना। इस तरीके से आप प्रश्न को इसको नोट करके रख लेना, इस तरीके से आएगा मैम। तो 70, अभी मैं चार्ट भी दिखाऊंगी, ठीक है। इसको देखे रहना पहले, अभी मैं चार्ट दिखा दूंगी। फिर अगर इस क्वेश्चन में कोई वेरिएशन पाया जाएगा कि वहां पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, तो इसको हम लोग फिर से देख लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपका आंसर ये हो गया। इधर बताओ 12 का आंसर। बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 60%। ऑक्सीजन पूछ रहे हैं O2 कितना परसेंट बाहर निकलेगा, 60%, 50.70%, 30%, 17.50%। बहुत ही घुस घुस करके आंसर बनाया है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से आंसर देना। हम लोग मोटी मोटा पढ़ लेते हैं ना कि 60% निकलता है, लेकिन वो 60 नहीं पूछ रहा है, वो पॉइंटों में भी आपसे आंसर चाह रहा है। तो पॉइंटों वाला आप आंसर रेडी किए रहना। आपने कहा मैम ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो आप देख लो कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो आपने कहा मैम एकदम, अगर पॉइंटों में आंसर वो चाह रहा है तो 15.70% हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों को आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें प्लीज। अब यहाँ मैं आप लोगों को विस्तार से पढ़ा करके तब मैं ये चार्ट मिलवाऊंगी, पहले यहाँ देख लो। ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है, ये भाई मैं पढ़ूंगी। श्वसन क्रिया द्वारा कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को विखंडित कर ऊर्जा उत्पादन के लिए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। साधारणतया कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा उत्पादन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है, इसलिए यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त गैस है तथा प्रकृति में विद्यमान है, ठीक है। क्या है, प्रकृति में विद्यमान है। इधर आ जाओ। अब यहाँ पे मैं वो पहले चार्ट आपको दिखाऊंगी,
फिर मैं पढ़ाऊंगी। हाँ, ये है चार्ट। अब देख लो आप लोग, यहाँ पे देख लो क्या है, वायु के अवयव। फोटो खींच लेना इसका। मैं इसको हटा दे रही हूँ पेन को, ठीक है। आप फोटो खींच ले, फिर मैं पेन लगाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्यों, ले चुके कि नहीं? मैं लगा दूं ना? आप लगा दे रहे हो, मैं उम्मीद करती हूँ आप ले चुके होंगे, ठीक। चलो, आप देख लो आप। नाइट्रोजन भीतर जाने वाली वायु, और क्या है, बाहर आने वाली वायु या निकलने वाली वायु, ठीक है। देख ले यहाँ पे, नाइट्रोजन 78.22% हम अंदर लिए और 78.22% हम बाहर भी छोड़ रहे हैं। अब आप जो 78% रट रहे हो ना, ये चीजें भूल जाना। आप सोच लो, अगर 9th और 10th के बुक में इतने डीप जा करके दे सकता है, तो आप टीजीटी पीजीटी के टीचर बनने जा रहे हो, और आप टीचर बनकर के इन्हीं बच्चों को इन्हीं बुक को पढ़ाओगे, तो क्या आपको नॉलेज नहीं रहेगी? तो आप क्या पढ़ाओगे? आपको इन्हीं को पढ़ाना है ना। जो आप पढ़ रहे हो आपको इन्हीं को आकर के फिर पढ़ाना है। तो आप जो जानो कम से कम अच्छी चीजें जानो। और अगर इनकी बुक में दिया है तो 100% मान करके चलना कि आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यही सब साक्ष्य होते हैं। यूपी बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इन्हीं सारे बुकों को क्या है, ये लोग साक्ष्य के तौर पे मानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की लोकल आपकी बुक है, यही से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। राजीव पब्लिकेशन हो गया, अरिहंत हो गया, विद्या हो गई, डिसेंट हो गया, ये सारे जो पेपर इन इन राइटरों के, मतलब इन पब्लिकेशन के बुक होते हैं, होम साइंस की मतलब विश्वसनीय बुकों में से है, ठीक है। तो इन्हीं सारे लोगों, इन्हीं सबसे पढ़ करके क्वेश्चन भी बनता, कहीं से अलग नहीं क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारा टर्म आप नोट करके रख लो। ऑक्सीजन 20.84% हम इनहेल करते हैं और बाहर निकाल रहे हैं 15.70%। CO2 हम लोग 0.04% इनहेल कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। अब देख लो, भीतर ले रहे हैं हम लोग 4%, ठीक है। और अंदर हम लोग निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं 0.360%, ठीक। इस तरीके से आप देख लो, जल वाष्प बहुत कम हम लोग अंदर लेते हैं और बहुत अधिक निकालते हैं, इसका कोई मात्रा नहीं दे रहा है। अब यहाँ देखना, अब यहाँ पे भी चीजें वही दे रही हैं, ठीक है। इन दोनों प्रकार के रासायनिक संगठन, यहाँ भी चीजें वही है। स्क्रीनशॉट आप चाहना तो बना लेना। फिलहाल मैं आपको जो क्वेश्चन लेकर के आई थी उसे मुझे कराना है। मैं यहाँ पे लेकर के आई थी कि आपको दिखा दूं। ऐसा तो नहीं कि वहां वेरिएशन हो गया क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। श्वसन क्रिया में कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग है, तो फेफड़े प्रमुख अंग है, ठीक है। एक अंग का नाम पूछा ना, तो फेफड़े हो गया। प्रश्वसन क्या है? अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था प्रश्वसन और निःश्वसन। तो प्रश्वसन क्या है? वायुमंडल में श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया प्रश्वसन कहलाती है। यानी हम सांस अंदर ले रहे हैं, ये क्या हो गया? ये कहोगे आप, मैं, ये प्रश्वसन हो गया, ठीक है। ये नाक मैंने बना दिया, आप ये सांस ले रहे हो तो क्या हो गया? ये प्रश्वसन हो गया, ठीक है। श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु का संगठन बताइए। तो निम्न है, नाइट्रोजन 78.22%, ऑक्सीजन अब यहाँ देख लो 20.84% दे रहा है, CO2 0.04%, ठीक है। वायु की दो अवयव बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मुख से सांस लेना क्यों, मुख से श्वास लेना क्यों हानिकारक है? तो मुख से श्वास लेने पर वायु में उपस्थित धूल कण एवं हानिकारक तत्व फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने का एक तरीका बताइए। तो गहरी श्वास लेने, श्वसन तंत्र लेकर श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। आप जब भी सांसें लें तो गहरी गहरी सांस लें। आपकी बुक कह रही है श्वसन तंत्र के कार्य लिखिए। तो श्वसन तंत्र का कार्य कोशिकाओं को क्रियाशील यानी एक्टिव बनाना है। नाक से सांस लेना क्यों लाभदायक है या क्या लाभ है लेने से? तो नाक से सांस लेने लेने से नाक के बाल और नम झिल्ली की उपस्थिति में धूल कण और अशुद्धियां क्या होती हैं? रुक जाते हैं, यानी हमारे लंग्स में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ये मैं लाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे प्रश्वसन और निःश्वसन दे रहा है। तो प्रश्वसन क्या है? वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है, प्रश्वसन कहलाती है। यह क्रिया डायाफ्राम के चपटा होने तथा पसलियों के थोड़ा बाहर व आगे की ओर उठ जाने के कारण वक्ष गुहा के बढ़ जाने से होती है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े फूल जाते हैं एवं इनकी वायु कोश में
वायु का दबाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की वायु नासा मार्ग एवं श्वसन नाल में होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाती। ये क्या था? प्रश्वसन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग निश्वसन देख ले रहे, पूरा फोटो तो नहीं आ रहा है। निश्वसन वह क्रिया जिसमें वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, निश्वसन या उच्छ्वसन कहलाती है। ये शब्द देख लेना आप लोग। इस क्रिया में पेशियों के शिथिलन से पसलियां एवं डायफ्राम अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आते हैं, जिससे वक्ष गुहा के आयतन पर दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निःश्वसन क्रिया संपन्न होती इस प्रकार निःश्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अब यहाँ पे हटा दो, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़ाना है। बस जो चीजें हमें लगा कि पढ़ाई, हाँ यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को शब्द दिखाऊंगी, आप लोगों को मैं परिचित कराऊंगी। देखना क्या कह रहा है। रक्त की शुद्धि एवं श्वसन क्रिया में क्या संबंध है, आप देखते रहना। श्वसन क्रिया का शरीर में क्या महत्व है। ठीक, श्वसन क्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रश्वसन एवं निःश्वसन। ठीक है, प्रश्वसन में बाहरी वायु यानी ऑक्सीजन युक्त को ग्रहण किया जाता है, जबकि निःश्वसन में वायु कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकलती है। रुधिर में पाई जाने वाली असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ये सब चीजें आप लोग नोट करते चलना। इस पदार्थ में विद्यमान लौह तत्व की प्रचुरता के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ बंधित कर लेता है, इस कारण इस पदार्थ को श्वसन रंगा कहते हैं। देख लो आप लोग, अभी प्रश्न बन जाए कि श्वसन रंगा क्या है, कोई आंसर दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, अवशोषित ऑक्सीजन के कारण हीमोग्लोबिन तथा संपूर्ण रुधिर का रंग अधिक चटकीला लाल हो जाता है। ऐसे रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा आया हुआ रुधिर पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। यानी यहाँ सीधे सीधे कह रहा है कि फुफ्फुसी धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के तरल भाग प्लाज्मा में घुली रहती है। जब यह अशुद्ध रुधिर ग्रहण की गई वायु यानी ऑक्सीजन युक्त के संपर्क में आती है तो रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की को तुरंत ग्रहण कर लेता है। वह रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण रुधिर से निकलकर फेफड़ों में भरी वायु में आ जाती है। वह निःश्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है। फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को प्रश्वसन तथा निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखकर समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया को सारणी द्वारा, ठीक है, जो मैंने पहले ही दिखा दिया था। इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है, बिल्कुल भी ऊपर ऊपर आप लोग ना पढ़ो। जरा सा आप लोगों ने देख लिया, क्या देखा कि हम लोग कितना कंफ्यूज हो गए कि हम लोग नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरीके से जरा सा हम लोग अंदर घुस करके पढ़ेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आ गए कृत्रिम श्वसन की विधियां। अब यहाँ पे कृत्रिम श्वसन बहुत विधि से करवाई जा सकती है। ठीक, नंबर 1 शेफर विधि। आप कहोगे मैम शेफर्स विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग पानी में डूबे व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाने के लिए करते हैं। हेडिंग आप डालो शेफर विधि। अब यहाँ पे लिख लो कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कराने के लिए। इस तरीके शॉर्ट नोट बनाते चले। पानी में डूबने से व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे उसकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अतः दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। इस विधि में जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देना होता है, सर्वप्रथम उसके वस्त्र उतार दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं फोटो भी ले आई हूँ, देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है। शेफर्स विधि के लिए रोगी के पास इस प्रकार आसन जमाइए। हाथ के अंगूठों की स्थिति को देखिए। इसके दोनों हाथ के अंगूठे क्या हैं? इस तरीके से सटे हुए हैं और उंगलियां इधर क्या हैं? ऐसे फैली हुई हैं। तो इस तरीके से करके हमें दबाव देना होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। यदि संभव ना हो तो कम से कम उसके बाद, यानी कहने का मतलब ये कि उसके सीने के कपड़े उतार दो। अगर सीने के कपड़ा व उतारना संभव ना हो तो थोड़ा सा ढीला कर दो। इस तरीके से करके पूरी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, आपने फोटो देख करके समझ लिया। बस मुझे ये दिखाना है कि कितना कितना, यहाँ पे देखो क्या दे रहा है। इसमें क्या होते हैं, अंगूठों को 90 डिग्री की कोण पर रख करके रोगी के कमर पे, देख लो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री ही दिखा रहा है कि 90 डिग्री की कोण पे ऐसे रख करके आप सीधे सीधे बस ये जानो
कि सेफर्स विधि से कृत्रिम श्वसन किसे दिलाते हैं, तो पानी में डूबे हुए व्यक्ति को। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो क्या क्या सावधानियां रखनी, ये चीजें तो आप जानते हो। ठीक है, इस प्रक्रिया को हमें 1 मिनट में 12 से 13 बार दोहराते रहना चाहिए, जिससे कृत्रिम प्राकृतिक श्वसन स्वयं अपने सामान्य स्थिति में होने लगे। तो सेफर्स विधि की सावधानी देख लो, आपको क्या है, गर्दन को किसी भी प्रकार के दबाव ना दे, मुंह नाक को भली प्रकार साफ कर ले, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ आ जाओ सिल्वेस्टर विधि। यहाँ पे देखना ये किस विधि में करते हैं, आप लोग देखते चलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अपने से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं जो बता रही हूँ करो। भाई मुझे कुत्ता काटे, मैं एक एक चीजें खोज खोज करके आप लोग को फोटो दे रही हूँ, कि आप पढ़ लो, ये आपकी चीज की है। बहुत से बुक में होता है, मैं स्किप कर देती हूँ, जो आपकी जरूरत की नहीं मैं उसे स्किप मार देती हूँ। मैं जानती हूँ ये इजी गोइंग आप जानते होंगे, लेकिन जो चीजें ये लगता है कि नहीं आप जान रहे, मैं उसे ही कराती हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि में क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने पर वह मूर्छित हो जाता है, जिससे उसकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। मूर्छित अवस्था वाले व्यक्ति को जिस विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन कराया जाता है उसे सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। अब यहाँ सिल्वेस्टर विधि लिख के आगे लिख लो, दुर्घटना में मूर्छित हुए व्यक्ति को हम कौन से प्रकार की कृत्रिम श्वसन कराएंगे, तो सिल्वेस्टर विधि। लाबोर्ड विधि क्या, सेपर्ड विधि क्या था, तो आपने देखा सेपर्स विधि पानी में डूबे व्यक्ति को करा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लो, अभी यहाँ पे फोटो दिया होगा, आप यहाँ पे देख लो, 1 मिनट में इसे भी 12 से 13 बार दोहराते रहेंगे। और यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वास दिलाना। इसमें ये वाला विधि थोड़ा सा मैं पढ़ दूं क्या, क्या कह रहा है, समतल स्थान पे लिटा दो, उसके वस्त्रों को ढीला करके गर्दन पीछे कंधे की ओर तकिया लगा दो, जिससे सिर क्या हो, पीछे को नीचा हो जाए। जिस व्यक्ति में क्या अलग से पकड़ रखा हो, दूसरे व्यक्ति रुमाल या किसी साफ कपड़े से लेकर के जीभ को पकड़कर बाहर की ओर खींचे रहेगा। ठीक, उसके जीभ को पकड़ करके खींचना है। तत्पश्चात पहला व्यक्ति रोगी के दोनों हाथों को उसके बक्ष की ओर ले जाते हुए अपने घुटने को सीधा करते हुए रोगी की छाती पर दबाव डालेगा। यहाँ पे देख लो ये सारी विधि दिया हुआ है, उसके जबान को खींचना है। इस तरीके से करके किस कंडीशन में ये चीजें कराई जाती, सिल्वेस्टर विधि से कृत्रिम श्वसन दिलाया जाएगा। तो आपने कहा मैम दुर्घटना में यानी एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो। आप लोगों ने 2 विधि देखा, कौन सी विधि, शेफर्स विधि को आप लोगों ने देखा, उसके बाद आपने सिल्वेस्टर विधि देखा। अब तीसरा आप देख लो लाबोर्ड विधि क्या है, आप हेडिंग डाल करके नोट करते चलना प्लीज। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ऐसी दशा होती है कि उसे ना तो शेफर विधि द्वारा और ना सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने के लिए अन्य विधि को अपनाया जा सकता है, जिसे लाबोर्ड विधि कहते हैं। अब लाबोर्ड विधि क्या है, प्रायः छाती की हड्डी अथवा पसली टूटने की स्थिति में लाबोर्ड विधि को अपनाया जाता है। आप समझ रहे हो, सेफर्स विधि में व्यक्ति को उल्टा लेटा दे रहे थे जमीन पर, उसके पीठ पर पुश कर रहे थे, क्यों, यही था ना, उसके पीठ पे पुश कर रहे थे। और सिल्वेस्टर विधि में ऊपर उसके सीने पे इस तरीके से पुश कर रहे थे। तो जब व्यक्ति के सीने की हड्डी टूट गई है तो ये दोनों विधि तो वाकई नहीं होनी है। तो अब क्या है, इस स्थिति में लाबोर्ड विधि को अपनाया जाता है। अतः डॉक्टर के आने तक इस विधि द्वारा रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध करा करके जीवित रखा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कहा आपको दिखा दें ताकि आप देख लो क्या है। यहाँ पे देखो कैसे किया जा रहा है, लाबोर्ड विधि द्वारा व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देना। इसको व्यक्ति को इसमें कैसे लिटाया जा रहा है, तो करवट लिटाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, एक करवट लिटा करके उसके वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। चिकित्सक को उसके समीप की ओर घुटने के सहारे देकर बैठे नाक के रोगी मुंह इत्यादि को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। तत्पश्चात किसी स्वच्छ रुमाल या कपड़े से रोगी की जीभ पकड़कर 2 सेकंड के लिए बाहर खींचना चाहिए और 2 सेकंड के लिए छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इस समय रोगी के मुंह खुला रखना चाहिए तथा इसके लिए रोगी के मुंह में कोई चम्मच इत्यादि डाली जा सकती है, जिससे दांत जीभ के बीच में ना दबे। ठीक, भाई बेहोश है, उसमें क्या हो, अगर आप उसकी जबान खींच रहे हो तो वो दांत से क्या करता है, बाइट भी कर सकता है अपने जबान को, अपने जीभ को, अपने टंग को। तो इसलिए मुंह में चम्मच फंसा देना चाहिए। आप लोगों ने 3 विधि था, तीनों विधि को देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके आएंगे। तो ये आपको मैं फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी। से यहाँ पे आप लोग मैं स्क्रीन शॉट, आप मैं जो छोटा कर दिया आप स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। और ये सारी चीजें आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने बार भी बेरी लगा दे सब कम ही होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इतने बच्चे और इतने नासमझ तो नहीं हो कि आप ये ना जानो कि हाँ मैम क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। अगर ये आप वाकई नहीं जानते हो तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो, या सिंसियर आप जो भी हो कैंडिडेट नहीं हो। ठीक है,
आप लापरवाह हो और ऐसे लापरवाह व्यक्ति से परीक्षा नहीं क्वालिफाई होती है। हमें क्या चीज पढ़ना है, व्यक्ति को जो जो भी जिस चीज की तैयारी करता है उसे उसकी सिलेबस रट जाना चाहिए। एक एक अक्षर जान ले कि कौन सा हमारा टॉपिक छूट रहा है, किस टॉपिक से हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, किस टॉपिक से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसे अपने सिलेबस को इस तरीके से चार्ट बना करके दीवार पे जैसे टाइम टेबल होता है ऐसे चिपका लेते हैं, और एक एक उसको मार्क करते जाते कि हाँ हमने ये पढ़ लिया। जो पढ़ लिया उस पर सही का निशान लगा दिए, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसे कट कर दिए, अगिन करके रख दिए हमारा कौन कौन सा टॉपिक नहीं छुआ गया है। लेकिन आप लोग ये सब नहीं करोगे। आप लोगों को केवल एबीसीडी एबीसीडी, चलो करो, अब मैं ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन ले आऊंगी, आप लोग करते रहना। चलो बताओ, श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया है। आप लोग बता दो क्या होगा। आप लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया मैं फोटो फाटो खींच करके ले आती हूँ कि आप देखते रहो। श्वसन क्रिया है तो ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, अनावश्यक है, इनमें से कोई नहीं है। जैसे मैं थ्योरी पढ़ाने लगती हूँ आधे बच्चे गायब हो जाते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है क्यों, आखिर क्यों गायब हो रहे हो। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो एमसीक्यू नहीं बनेगा बाबा, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। लेकिन ना समझो क्या करना है। मैं तो रोज हर वीडियो में लेक्चर झाड़ती हूँ, रोज कह रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का कितना असर हो रहा है। चार छह बच्चे, सात बच्चे हैं, बीबा है, प्रिया है, मोनी जी हैं, सुरेखा जी हैं, और भारती जी हैं। ये लोग कुछ हैं जो लोग बैठ करके देखते हैं थ्योरी को भी। भाई इन्हीं लोगों के लिए मैं त्याग करती हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम ये बच्चे तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे घूमते टहलते रहो तो हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया है, क्या है, श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। हमारे ऊपर इसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, कोई इच्छा हमारी नहीं चलती। हमारी इच्छा हो कि हम सांस ना ले तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सांस तो ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरे का आंसर कर दो। वायुमंडल की वायु वायु मार्ग से पहुंचती है। वायु मार्ग से कहाँ पहुंचेगी, हृदय में पहुंचेगी, फेफड़े में पहुंचेगी, पेट में पहुंचेगी और गले में पहुंचेगी। आप बता दो। सॉरी, आप लोग बता दो क्या होगा। एक दिन में आप लोगों का मैं दो क्लास शूट कर रही हूँ, एक आज का और कल जो क्लास चला उसका। दोनों क्लास मैंने एक दिन में, एक दिन यानी 1 अक्टूबर को, ये क्लास 1 अक्टूबर को आप लोगों का शूट हो रहा है। और 1 अक्टूबर यानी 2 दिन खत्म हो गए। ठीक है, 2 दिन में मैंने एक मतलब 2 दिन का वीडियो मैंने एक दिन में, मैंने कहा छुट्टी का भरपूर फायदा मैं उठाऊंगी। आप लोग उठाओ ना उठाओ, मैं तो जरूर उठाऊंगी, क्योंकि भाई अब इसके बाद मेरे स्कूल का टाइम जानते हो क्या हो गया। पहले 9 से 3 था, और अब क्या हो गया है कि 9:30 से 3:30 हो गया है। ठीक है, 9:30 से 3:30। अब सोच लो मुझे घर आते आते कितना टाइम हो जाएगा, 4, 4:30, 4:20, 4:25 हो जाएगा। तो कहाँ मैं क्लास लगा पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी, भगवान ही मालिक है। आप लोग रंग बदल रहे हो तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। हो सकता है आप लोग का क्लास अब हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आने लगे, ये भी हो सकता है। फिलहाल आपने आंसर कर दिया मैं फेफड़े में, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कम से कम छुट्टी का फायदा उठा करके 3 4 क्लास, कम से कम पूरे एक हफ्ते का क्लास में शेड्यूल कर लूँ। देखो होता क्या है। प्रश्वसन तथा निःश्वसन क्रिया किसकी दो उपक्रियाएं हैं। प्राकृतिक श्वसन की, कृत्रिम श्वसन की, परिसंचरण तंत्र की, कंकाल तंत्र की। आप लोग घूम करके मौज मस्ती कर रहे हो, कोई नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहा है, कोई दुर्गा जी देखने जा रहा है, कोई मेला मना रहा है, दशहरा मना रहा है, और मैं आप लोगों के लिए बैठ करके क्लास शूट कर रही हूँ। कितना बज रहा है, शाम को 4:38 हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख लो, कहोगे हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए, सुबह भी आप लोगों ने देखा 8 साढ़े 8 बजे मैं क्लास शूट करने बैठ गई थी, बैठी थी कि नहीं बैठी थी, कल मैंने बताया था नहीं बताया था। तो आप लोगों के लिए इस तरीके से मैं करके रात में भी एक वीडियो मैं शूट करूंगी। ठीक, तो पूरे हफ्ते का मान के चलो, संडे तक का मैं क्लासेस 2 दिन में अपना रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने आंसर कर दिया कि तीसरे का आंसर हो जाएगा मैम, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक श्वसन की। प्रश्वसन तथा निःश्वसन क्रिया किसकी दो उप शाखाएं हैं, तो प्राकृतिक श्वसन की। ठीक है, सांस अंदर लेना और छोड़ना क्या है, प्रश्वसन और निःश्वसन। और का आंसर करें। कृत्रिम विधि से सांस कब खिलाई जाती है, जल में डूबे व्यक्ति पर या जल में डूब जाने पर, फांसी लगाने पर, मोच आने पर, जुकाम होने पर। आप बता दो, कृत्रिम श्वसन हम व्यक्ति को कब दिलाएंगे। तो आपने कहा मैंने, पानी में डूब जाने पर हम व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। ठीक है, कब, पानी में डूब जाए तो हम कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। यहाँ आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर कर दे। दम घुटता है पानी में डूबने पर, बुखार आने पर, सिर में दर्द होने पे, इन सभी में। अगर व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो ही तो दम घुटेगा, क्यों। व्यक्ति में डूबे हुए व्यक्ति को क्या होता है, पानी में डूबे हुए व्यक्ति का
तब घुटता है। ठीक, अब यहाँ बता दो, मैं पढ़ाती हूँ, अब आप आंसर कर दोगे। सिल्वेस्टर विधि में से कृत्रिम श्वसन देने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? पहले आप आंसर करते मैं दूंगी, क्योंकि आप सब लोग थ्योरी पढ़ लिए, जो थ्योरी पढ़ लिया वो तो आंसर दे लेगा, जो लोग भाग गए वही गलत गलत करेंगे। एक, तीन, दो, चार, पांच ने कहा मैम सिल्वेस्टर विधि में दो आदमी थे, एक तो उसकी जीभ पकड़ा था और एक सीने की तरफ हाथ मोड़ा हुआ था। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? दो। विथ फिगर मैंने दिखाया है, कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि में घायल को लिटाया जाता है ढलान पर, घुमावदार स्थान पर, समतल स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों की आंखों के सामने वो फिगर दौड़ना चाहिए जो मैंने फिगर दिखाया था। सेवन का आप आंसर करते क्या होगा? आपने सेवन का आंसर कर दिया मैम, समतल स्थान पे। कैसा? समतल स्थान पे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है डूबने पर, बेहोश होने पर, हड्डी टूटने पर, इनमें से किसी भी दिन। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, आज जब बनेंगे ना तो सबके तोते उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो है नहीं। एबीसीडी एबीसीडी खेलो एबीसीडी। जो थ्योरी पढ़ रहा है, जो अपना मेरे पढ़ाए द्वारा नोट्स तैयार कर रहा है, वो पक्का बच्चा कैंडिडेट सेलेक्टेड होगा। ये मैं आज ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं डीप जाकर के पढ़ाती हूँ। हर चीज को मैं जो भी पढ़ाती हूँ अंदर घुस घुस करके पढ़ाती हूँ। जो मैं पढ़ा देती हूँ उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर उससे आएगा तो मैंने स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ा दिया, तो क्या स्लाइवरी ग्लैंड से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा? अगर आएगा तो उसी में से आएगा, आप बता ले जाओगे। मैंने सारे बोन्स करा दिया है, बोन से क्वेश्चन आएगा तो सब आप कर ले जाओगे। इस तरीके से मैं सारा टॉपिक धीरे 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 मैं क्लियर कराते जा रही हूँ। आज मैंने इस तरीके से आप देखो चैप्टर वाइज मैं चीजें करा रही हूँ। तो क्या आप लोगों की एग्जाम में ये नहीं आएगा? आपको उड़ना है आप उड़ लो, ठीक है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा, आपने कहा है बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति को सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कराते हैं। किस विधि में करवट ही बल लुटाया जाता है? कृत्रिम श्वसन में, प्राकृतिक श्वसन में, लाबोर्ड विधि में, तो वैसे कोई नहीं। आप आंसर कर देना होगा क्या होगा? सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, शेफर विधि, यही कृत्रिम की तीन विधियां है ना। तो आपने कह दिया मैम, आंसर आपका हो जाएगा लाबोर्ड विधि। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे ही पढ़ते चलो। इधर आ जा, क्या है? अब यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो गया है, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं इसको भी, आप जानते हो। मैं जो फोटो खींच करके लाई हूँ तो सब पढ़ाने के लिए लाई हूँ, ना कि आपको दिखाने के लिए, ठीक है। श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं? अथवा प्राकृतिक श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया संयुक्त रूप से श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में कौन सी उपक्रियाएं निहित होती हैं? तो प्रश्वसन एवं निःश्वसन। मैं जल्दी जल्दी यहाँ खत्म करूंगी। प्राकृतिक श्वसन क्रिया के अवरुद्ध होने पर किस अनिष्ट की आशंका होती है? तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की आशंका बनी रहती। भाई सांस ही नहीं आ रहा तो व्यक्ति मरना ही तो है। कृत्रिम श्वसन का अर्थ क्या है? तो बाहरी प्रयासों द्वारा जब व्यक्ति के फेफड़ों में बाहर से वायु पहुंचाई जाती है तो इस विधि को कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कृत्रिम श्वसन और प्राकृतिक श्वसन में एक अंतर दो, तो कृत्रिम श्वसन ऐच्छिक क्रिया है और प्राकृतिक श्वसन अनैच्छिक क्रिया है। किस विधि में धीरे धीरे पीठ पर दबाव डालते हैं? तो शेफर विधि में धीरे धीरे पीठ पर दबाव डालते हैं। किस कोण में? तो 90 डिग्री के कोण में हम दबाव डालते हैं। आप लोग पीछे सब पढ़ते हुए आए हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं दे पाएगा। अब आप कहोगे मैम ये क्या लेकर के आई हैं? ये हम जो भी लेकर के आए हैं अभी आपको दिखा देंगे। पहले आप क्वेश्चन कर लोगे क्या? आप पहले क्वेश्चन कर लो, फिर इसको मैं दिखा दूंगी, ठीक है। नहीं, पहले इसको पढ़ा दें, नहीं तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, ठीक। यहाँ देखो, स्पंज क्या होता है? तो वस्तुतः शारीरिक सफाई का एक वैकल्पिक उपाय है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बहुत बेड रेस्ट, मतलब बेड रेस्ट चल रहा ज्यादा दिनों से, चाहे कुछ समय से, तो वो नहा तो सकता नहीं चूंकि बेड पे पड़ा है। तो स्पंज जो आता है रुई का इस तरीके का होता है, सुक्का टाइप होता है, उसमें पानी भर लो, निचोड़ लो, फिर व्यक्ति के शरीर को टच करो, उसे जहां भी पोछो, फिर एक मतलब जहां पानी उसका निचोड़ पाओ, फिर साफ पानी में डिप करके इस तरीके से करना क्या होता है? ये वैकल्पिक विकल्प है शरीर साफ करने का। क्योंकि कुछ परिस्थिति में रोगी को साधारण स्नान या पानी द्वारा स्नान कराना संभव नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हर घर में किसी ना किसी को हुआ होगा, आप लोग जानते हो, नॉर्मल चीजें हैं। शुष्क स्नान क्या होता है? स्पंज क्रिया के अंतर्गत
शारीरिक सफाई के लिए पानी का खुला प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसी नरम तौलिए को गीला करके संबंधित व्यक्ति के शरीर को भली भांति पोंछकर साफ किया जाता है। इस प्रकार स्पंज स्नान का ही एक विकल्प है। स्पंज को शुष्क स्नान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क स्नान भी कहते हैं, ड्राई बाथ कहते हैं। आप लोग जानते हो, बहुत से आप लोग टीवी उवी में देखे हो गया, अब तो सामान्य घरों में भी बहुत कोई वो नहीं हो गया है। टॉयलेट में क्या होता है, ठंडे में लोग नहाते नहीं है, तो उनके वॉशरूम में क्या होगा, स्टीम वाला वो क्या करते हैं, बाथ ले लेते हैं। चाहेंगे भाप बनेगी, पूरी भाप से शरीर उनका वो हो जाएगा, टॉवल से पोंछेंगे, कपड़े पहनेंगे, निकल लेंगे। ये भी चीजें होती हैं। स्पंज दो प्रकार के होते हैं, गर्म पानी का स्पंज और ठंडे पानी का स्पंज। गर्म पानी का स्पंज कब करेंगे? करने का उद्देश्य रोगी के शरीर की सफाई करना। ठंडे पानी से स्पंज की विधि रोगी से शरीर के तापमान अधिक होने की अवस्था में प्रयोग में लाई जाती है। रोगी के शरीर का तापमान कम करने के लिए उसके शरीर को ठंडे पानी में भीगे तौलिए से बार बार पोंछा जाता है। ठंडे पानी का स्पंज मुख्यतः लू लगने या तीव्र ज्वर की स्थिति में कराई जाती है। अगर व्यक्ति को फीवर हुआ हो, उस समय क्या करते हैं, ठंडे पानी के सेक से व्यक्ति के शरीर को पोंछ देते हैं। गर्म सेक कब देते हैं? शरीर के किसी रोगग्रस्त भाग या अंग को अतिरिक्त ताप या उष्मा पहुंचाने की क्रिया को गर्म सेक कहते हैं। जैसे पैर पैर में मोच आ गया, टूट गया, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को गर्म सेक देते हैं। श्वसन तंत्र से बलगम को निकालने, दर्द कम करने, पूरी फुंसी को पकाने तथा उनसे मवाद निकालने के लिए गर्म सेक की आवश्यकता पड़ती है। बफारा क्या होता है? बफारा गर्म सेक लेने की एक विधि बफारा है। ठीक है, बफारा है, बफारा लेना भी कहते हैं। गले तथा श्वसन तंत्र के अंगों को सेक देने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अभी प्रश्न बन जाए कि बफारा किस में प्रयोग करेंगे, तो गले में और श्वसन तंत्र में। अगर तो जैसे कोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम कफ चकड़ गया हो, उस समय नेमुलाइजर करते। नेमुलाइजर क्या होता है? इस तरीके का एक ऐसे लगा होता है जो मुंह पे क्या करते, व्यक्ति अपने मुंह में घुसा लेता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरीके से बना होता है, उसमें पानी भरा होता है, और इसे क्या है, सॉकेट में बिजली में लगा देता है, और इसमें पानी गर्म हो जाता है, इससे आप भाप ले लेते हो। यही क्या होता है, नेमुलाइजर होता है। ठीक है, मशीन आती है तथा आंतरिक अंगों की सिकाई हो जाती है। तो जग में भी पानी लेकर के लोग स्टीम ले लेते हैं, अजवाइन वगैरह डाल करके। मैं अक्सर ये चीजें करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग जानते हो, मेरे अक्सर कोल्ड हुआ रहता है, जुकाम हुआ रहता है, एलर्जी हुई रहती है। ठीक है, एलर्जी है तो इन सारी चीजों को मुझे बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं अक्सर, जैसे मेरा गला वला भारी होता है, तो पढ़ाने का भी काम करती हूँ, तो डबल मेहनत करना पड़ जाता है, इसलिए मुझे बहुत बोलना पड़ता है। और मेरे गले में ये प्रॉब्लम है, तो वो चीजें दोनों फेस करने के लिए अक्सर मुझे मान के चलो 2-3 दिन पे मैं स्टीम ले ही लेती हूँ, ताकि मेरा सब कुछ सही रहे। ठीक है, गले में दर्द, गठिया, टांसे, जुकाम, खांसी, मेकअप उतारना आदि के लिए बखारा लेना लाभदायक होता है। पार्लर में भी सब भाप देती है। ठीक है, पुलटिस क्या होता है? पुलटिस क्या होगा? मुख्यतः गर्म शेक की एक विधि है पुलटिस। इसके प्रयोग से गुम, चोट व मोच की पीड़ा कम होती है तथा सूजन से लाभ होता है। साथ ही पुलटिस दर्द को कम करने तथा फोड़े फुंसियों को पकाने के लिए अति उत्तम रहती है। अब आप कहोगे मैम पुलटिस है क्या, मैं बता दूं। जैसे मान लो आपके फोड़ा हुआ है, फुंसी हुई है छोटी सी, ठीक, उस पे किसी ने कहा कि अरहर के दाल को पीस करके उस पे रख लो, आपका फोड़ा पक जाएगा, या तो पक जाएगा या तो बैठ जाएगा। अगर पका होगा तो पस बह जाएगा और घाव ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं पका होगा तो घाव को पका देगा। तो आप गर्म करके अरहर के दाल को सेक करके लगा करके घाव पे इस तरीके से कोई कागज वागज लगा दी, यही पुलटिस होता है। ठीक है, तो पुलटिस बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, 10-12 तरीके से पुलटिस बनाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जान लो आपकी पुलटिस क्या। ठीक है, बस इतना जान लो। बर्फ की थैली क्या है? रोगी में हो रहे रक्तस्राव को रोकने, सूजन एवं दर्द को घटाने, तेज बुखार को कम करने इत्यादि के लिए कभी कभी रोगी को अत्यधिक ठंडक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार की ठंडक पहुंचाने के लिए बर्फ की थैली अथवा टोपी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह थैली सिर पर प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे बर्फ की टोपी कहते हैं। आपने पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन करना। अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अब आप क्वेश्चन करो। थ्योरी पढ़ने पे क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी है ना, इतना तो मुझे मालूम है। आप आंसर करें, क्वेश्चन 1 का आंसर कर दे। मैं इतना टाइम भी तो नहीं लेती हूँ, फटाफट फटाफट मैं 2-3 मिनट में 4 मिनट में मैं थ्योरी पढ़ा भी दे रही हूँ। स्पंज को और किस नाम से जाना जाता है? रुई, शुष्क स्नान, तकिया, पट्टी। बता दो। स्पंज को अभी आप लोगों ने पेपर पढ़ा कि स्पंज को और किस नाम से जानते हैं। आंसर क्या किया, आप बता दो। आपने कहा था स्पंज को हम क्या कहते हैं? हम शुष्क स्नान कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आपने बढ़िया आंसर किया।
रोगी को स्पंज किस स्थान पर करना चाहिए? खुले स्थान पर, बारामदे में, बंद कमरे में, उनमें से कोई नहीं। आप बता दो कि रोगी को हमें कहाँ स्पंज कराना चाहिए। 5 क्या है? आपने आंसर कर दिया मैंने, बंद कमरे में कराना चाहिए। किसमें? बंद कमरे में, ठीक है। थ्री का आंसर दे दो। गर्म तेग किस अवस्था में दी जाती है? तीव्र ज्वर में, तीव्र दर्द में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करते, तो आपने आंसर कर दिया मैम। तीव्र दर्द में क्या होगा? गर्म से दिया जाता है। आप लोगों ऊपर पढ़ लिए हो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपसे बनते बहुत कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है गर्म तर सेक में, गर्म शुष्क सेक में, गर्म गीली सेक में, और इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम, गर्म शुष्क सेक में। कब? गर्म शुष्क सेक में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बफारा देने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है बफारा या बफारा? सिकाई करना, सिकाई करना, दर्द का इलाज करना, तो उसको शेक देना, पोड़े फुंसी को पकाना। पोड़े फुंसी को तो हम उल्टे से पका रहे हैं। तो 5 का आपने आंसर कर दिया मैम, सिकाई करना। क्या होगा? सिकाई करना, ठीक। बफारा देने का लाभ है, क्या है बफारा देने का लाभ? नजले, जुकाम और गले को साफ करना, सिर के दर्द को कम करना। ए और बी दोनों उपरोक्त सभी। 6 का आप आंसर कर दो। आपने आंसर कर दिया मैम, बफारा देने का लाभ नजले, जुकाम और गले को साफ करना। क्या होगा? नजले, जुकाम और गले को साफ करना। 7 का आंसर करें। पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? आपको मैंने बताया पुलटिस क्या होता है। दर्द को कम करती है, सूजन बढ़ाती है, ठंडक बढ़ाती है, इनमें से कोई नहीं। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आंसर दे लेंगे। आप लोग आंसर करें, क्या होगा 7 का? आपने आंसर कर दिया मैम, दर्द को कम करती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब आप बता दो कि रोगाणुनाशक पोल्टिस होती है। मैंने कहा ना, पोल्टिस कई तरीके के होते हैं। सरसों की पोल्टिस, भूसी की पोल्टिस, नीम के पत्ती की पोल्टिस, ये सभी, अरहर की दाल की पोल्टिस, गुलाब के पत्ते की पोल्टिस, ये सारी, राई की पोल्टिस, ये सब है 10th के बुक में। बहुत ज्यादा दिया, कम से कम 20-25 तरीके के पोल्टिस दिया है। बस आप जान लो कि पोल्टिस का है क्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, रोगाणुनाशक, सॉरी, रोगाणुनाशक अगर कहा है तो नीम की पत्ती हो जाएगा। क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नीम की पत्ती में क्या होता है, बैक्टीरिया विनाशक गुण होते हैं, ठीक है। मैं ही यहाँ गलत हो गई। 9 का आंसर आप करते। आंतरिक रक्तचाप में रोगी को कौन सी सेक देते हैं? अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, आंतरिक जैसे मान लो हमारे आंत में चोट लग गई, कहीं लग गई, वहां ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसे हम क्या करेंगे? ठंडी सेक देंगे, गरम सेक देंगे, नमक पानी से सेकेंगे, ये सभी। तो गरम सेक, जहां ब्लड बहेगा, हम कभी नहीं यूज करेंगे। ये चीजें आप माइंड में रखिएगा कि जहां पे ब्लड बह रहा हो वहां पे गर्म चीज का हम नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हो जब कढ़ाई में आप सब्जी बनाने जाते हो, ठीक है, और वहां पे क्या करते हो, आप क्या करेंगे, वहां में आप तेल डालेंगे कढ़ाई में। अगर तेल गर्म नहीं है, कढ़ाई गर्म नहीं है, तेल डालोगे आप, तो क्या होती है, उसमें तेल जितना डालोगे उतना ही रहेगा। और अगर कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा, इतना तेल का आयतन क्या होता है, इस तरीके से फैल जाता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने इस चीज को वॉच किया होगा। ऐसे ही हमारे शरीर का ब्लड होता है। जैसे ठंडी पाती है, ठंडा चीज पाएगा तो क्लॉट होगा यानी जमेगा, गर्म चीज पाएगा तो उतने ही उत्तेजित हो जाता है, ठीक। इसलिए कॉफी चाय क्यों पिलाते हैं? कि व्यक्ति को क्या, उसके अंदर एनर्जी आ जाए, एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है, ताकि क्या हो, उसके ब्लड में भी चीजें जाए और जा करके उसे एकदम पुश कर दे, ताकि वो क्या हो, एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए हम व्यक्ति को क्या करेंगे, ठंडी सेक देंगे। क्या करेंगे? ठंडी सेक देंगे। बर्फ की टोपी में नमक क्यों डालते हैं? आप लोग बताओगे? बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ को घुलने से रोकने के लिए, बर्फ को नमक रखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आप बता दो। आप लोगों ने कभी बचपन में आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम नहीं, जिसे बर्फ कहते थे। तो वो साइकिल पे लेकर के सब आते हैं, इस तरीके से आइसक्रीम ऐसे करके जो देते से चाटने के लिए,
और वो निकालते थे अपने डिब्बे में, और इस पे कोई कवर नहीं रहता है, बिना कवर के। आप लोगों ने खाया? कितने लोगों ने खाया है? तो जो खाए होंगे वो इस आइसक्रीम को जब पहले बार में ऐसे जब टच करते थे जबान पे, तो नमक नमक लगता था कि नहीं लगता था? तो बिल्कुल लगता था मैम। तो आइसक्रीम की जो गाड़ी होती, जो उनकी ठेलियां होती है, उसमें नीचे सब नमक होता है। क्या होता है? नीचे सब एकदम नमक होता है। आप कहोगे मैम क्यों नीचे नमक है? नमक इसलिए है क्योंकि नमक क्या करता है, बर्फ को जमने से यानी पिघलने में, मतलब पिघलने से रोकने में क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। ठीक है, आप लोग अपने इर्द गिर्द की चीजें भी सोच लिया करो, वो बचपन के दिन याद कर लिया करो कि आइसक्रीम हम लोग खाते थे तो वाकई में हम नमक लगता था। ठीक है, अब ना आइसक्रीम सब कवर ओवर में करके आने लगा है, एक से एक चीजें आने, जो खुले हुए आइसक्रीम होते थे उनमें नमक लगता था। अब आज तो हम नहीं जानते भाई, हम आइसक्रीम वगैरह खाना छोड़ दी जब से एलर्जी मुझे हो गई है। तो आज की चीजें तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले की चीजें हाँ मैं आपको बताई बताई या बता सकती हूँ। 11 का आप आंसर कर दें। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? तीव्र ज्वर में, ठंड लगने पर, हड्डी टूटने पर, सभी में। आप बता दो। अगर किसी को तीव्र ज्वर हुआ हो, या ठंड लग रही हो, या हड्डी टूटी हो, कब करेंगे? तो आपने आंसर कर दिया मैम, तीव्र ज्वर की कंडीशन में व्यक्ति को हम क्या करेंगे, बर्फ करते। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर देते हो तो लगता है कि चलो ठीक है, सारी गलती क्षमा हो जाती है। स्पंज करने के क्या लाभ हैं? सामान्य रूप से स्पंज द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। यदि तीव्र ज्वर हो तो ठंडे पानी से स्पंज करने से ज्वर नियंत्रित होता है। स्पंज करने की दो सामग्री लिखो, तो साबुन और मग। ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं। गर्म तर सेक किन अंगों को की जाती है? तो तर सेक आंख और सूजन में की जाती है। बफारा देने से क्या लाभ है? तो बफारा नजले जुकाम और गले में लाभदायक होगा। उल्टिस के दो प्रकार लिखिए, तो देखो यहाँ अल्टिस का अलसी का पुलटिस और गुड़ का पुलटिस। आपको मैं गुड़ का, तो जी हाँ, गुड़ के भी पुलटिस, मैंने कहा ना कई तरीके के पुलटिस है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं किसी दिन फोटो खींच करके सब पढ़ा दूंगी। पढ़ो तो मैं आपको सब पढ़ा दूं भाई, यहाँ मैं पढ़ाने ही बैठी हूँ। मैं कभी नहीं भागती हूँ, कभी नहीं जी चुराती हूँ मेहनत करने से। आप लोग पता नहीं क्यों जी चुराते हो। उल्टिस का लाभ लिखिए। उल्टिस से पीड़ा कम होती है तथा सूजन में लाभ होता है। किन दशाओं में ठंडे सेक की आवश्यकता होती है या बर्फ की थैली का प्रयोग होता है? तो तीव्र ज्वर में, शरीर से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए तथा सूजन एवं दर्द को कम करने के लिए ठंडे सेक की आवश्यकता पड़ती है। बर्फ की टोपी, ये सारी चीजें छोड़ दो, यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों का है, देखिए कितना पेज है, एक, एक, दो, बस ये लास्ट है। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ करके खत्म कर दूंगी। ठीक है, आंसर करें आप लोग। यही आप लोगों का लास्ट होगा, आप लोग देखिए, फिर आप खुद को जाना कि आपका ये बुक ने क्या किया, सही सही। ठीक है, अब आप आंसर करो क्या करें। किस रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तापमान लेना, नाड़ी गति लेना, रोगी की श्वास देखना, ये सभी। आप पहले का आंसर कर दो। पहले का क्या आंसर होगा? आपने कहा था तापमान लेना, क्या होगा? तापमान लेना। ठीक है, परिचारिका के कर्तव्य होते हैं, क्या होने चाहिए? रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति, ए और बी दोनों के प्रति, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं आंसर कर दिया है, ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। थर्मामीटर द्वारा हम ज्ञात करते हैं, थर्मामीटर द्वारा हम ज्ञात करते हैं श्वसन की दर को, नाड़ी की गति को, शरीर का तापमान, रुधिर का दाब। आप बता दो हम क्या करते हैं। आपने बता दिया कि मैं शरीर का तापमान यानी बॉडी का टेम्परेचर हम चेक करते हैं थर्मामीटर से। अब यहाँ बताना, सॉरी, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? अब आप यहाँ पे खुद देखना क्या है। मैं तो अभी नहीं बताऊंगी, अभी बताऊंगी, बताऊंगी तो है ही, लेकिन पहले आप मेथड तो उड़ा लो। आपने आंसर दिया मैम डी होगा, लेकिन डी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो तो ये डी सही हो जाएगा, समझे आप? अगर 4 विकल्पों में से आप ये तो नहीं कहोगे नहीं 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 नहीं, जो सही है ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो भी ऑप्शन आपके सामने दिखेगा
ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन सही किया जाता है, तो उस समय आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम लोग इसे सही करेंगे, क्यों नहीं सही करेंगे। आप यहाँ खोज रहे हो ना कि मैम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये 6 क्यों नहीं है, तो 4 और 6 दोनों को मान करके चला जाता है। अगर आपके पास 6 होगा तो आप 6 को करोगे, नहीं होगा तो आप 4 को करके आओगे। ये दिमाग में आप बैठा लेना गांठ बांध करके, ठीक है। जरा जा, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है, अल्पतम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम समय, कम से कम समय 1.5 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। आप बता दो। ये थ्योरी नहीं पढ़े हो ना, इसलिए आपसे बन नहीं रहा होगा। आपने आंसर कर दिया ना, ए 1.5 से 2 मिनट। क्या होगा? 1.5 से 2 मिनट। नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय के धड़कने से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट आंसर करो। एक एक दिन में 2-2 क्लास आपको कसूर करना, मेरी छुट्टी आप लोग खा जाते हो। आप लोगों को जरा सा भी अफसोस नहीं होता है कि चलो ठीक है, अगला व्यक्ति अपने छुट्टी को, अपने सुख को त्याग करके हम लोगों के लिए इतना कर रहा है, तो हम लोगों का कर्तव्य क्या, फ्री में चीजें मिल रही है उसे पढ़े, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ग्रुप में शेयर कर दे, जहां कहीं भी आप लोग तो 1000 ग्रुप से जुड़े होते हो, ताकि लोग देखें। जरूरत की चीज होगी आदमी पढ़ेगा, नहीं होगा हटा देगा, क्या करना है। लेकिन आप लोग ये सब काम नहीं करोगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम, ए मानव हृदय के धड़कने से नाड़ी की गति का संबंध होता है। यहाँ आंसर कर दो, थोड़ा सा छोटा चाहूंगी। अब आप आंसर कर दो, क्या आंसर करेंगे आप? एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति क्या है? 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। आप बता दो क्या होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी की गति कितनी है? तो आपने आंसर कर दिया मैम, ऐसे तो होता 72 बार है। क्यों, क्या होता है? 72 बार है। 1 मिनट में व्यक्ति कितने बार सांस लेता है, जरा साइड से एक क्वेश्चन बता दो। आपने आंसर कर दिया मैम, 70 से 80 बार क्या होता है? सामान्य होता है। आपने बता दिया मैम, वेरी गुड, वेरी नाइस, कि 16 से लेकर के 18 बार या 12 से लेकर के 16 बार प्रति मिनट हम लोग सांस लेते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग वैसे ही पढ़ते चलो। एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। स्त्री की आदमियों की अपेक्षा श्वसन गति तीव्र होती है। ये बात आप दिमाग में बैठा करके आंसर करना। 72 से 80, 77 से 75, 80 से 90 और 90 से 100। अब आप आंसर करें क्या होगा। 8 का आप आंसर कर दें कि क्या होगा। आपने 8 का आंसर कर दिया। मैं 77 से 85 होगा। क्या होगा? 77 से 85 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मैंने तो क्वेश्चन लिख करा दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18 बार, 12 से 13 बार, 11 से 12 बार, 10 से 9। सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने लिख करा दिया था, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैं, 16 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेगा व्यक्ति, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, 82 बार, 92 बार, 102, 72 टाइम, 82 टाइम, 92 टाइम, 102 टाइम। आप बताते क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैं, 72 टाइम। कितने बार? 72 टाइम, ठीक है। इस तरीके से कैसे क्वेश्चन लग रहा है जरूर बता देना आप लोग। शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं स्केल द्वारा, रक्तचाप यंत्र द्वारा, वजन मापक यंत्र द्वारा, थर्मामीटर द्वारा। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है, एक रेक्टल होता है। रेक्टल यानी गुदा में, जैसे मान लो व्यक्ति के मुंह में और साइड से अगर टेम्परेचर ना लेने में सक्षम हो तो उस समय क्या करते हैं, एनल द्वारा क्या करते हैं, व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम थर्मामीटर हो जाएगा। क्या होगा? थर्मामीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मैं देखूंगी, करा दे रही हूँ। यहाँ पे देख लो 98.4 फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेकर के चलना है।
यहाँ पे देख लो क्या कह रहा, शरीर का तापमान मापने के लिए इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में तो आप लोगों ने देख ही लिया। इस तरीके से देख लो यहाँ पे थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान कितना होगा, तो न्यूनतम तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ लगाया जाता है, देख लो मुंह में, जांघ में और बगल में लगाया जाता है। ठीक है, दो तरीके का थर्मामीटर मैंने बताया, एक क्लिनिकल होता है जो हम लोग के घर में नॉर्मल होता है, एक होता है, अभी उसके बारे में भी नीचे दिया होगा। नाड़ी की गति किस बात पे प्रभावित होती है, तापमान बढ़ने, दौड़ने अथवा श्रम अधिक करने। भाई ठीक है, हम लोग दौड़ करके आते तो कुत्ते की तरह हाँफने लगते हैं। ठीक है, इधर देखो सामान्य रूप से व्यक्ति की श्वसन गति नाड़ी की गति में क्या अनुपात है, तो 1:4 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में नहीं दिया, छोड़ो, जानने देते हैं। मैं चाहिए होती तो फोटो खींच के आपको दिखा दी होती। यहाँ देखो यहाँ पे दिया है, सब टेम्परेचर वगैरह सब दिया, मैं जरूर पढ़ाऊंगी। थर्मामीटर यही लास्ट है आप लोगों का, खुश हो लेना। 2 मिनट अपना कीमती समय मुझे दे दो बस। थर्मामीटर रोगी के तापमान को समय समय पर जांच जांच करके चार्ट पर अंकित करना चाहिए, क्योंकि यह रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन को दर्शाता है। तापमान की हमेशा सामान्य अवस्था में ही जांच करनी चाहिए, जैसे नाश्ता करने के पूर्व, किसी पेय पदार्थ के ग्रहण करने के 15 मिनट बाद तथा भोजन करने के 30 मिनट बाद रोगी के तापक्रम को हमेशा थर्मामीटर से मापा जाता है। ये सारी चीजें देख लेना, अगर पेय पदार्थ पिया हो तो 15 मिनट बाद, और अगर खाना खाया हो तो 30 मिनट बाद। ठीक है, ये सारी चीजें देख लो कैसे कैसे होगा। थर्मामीटर के प्रकार तो दो प्रकार के होंगे, मैंने बताया ना। एक थर्मामीटर का प्रकार शारीरिक फ़ारेनहाइट के लिए होता है, इसमें सामान्यतः इतने से इतना फ़ारेनहाइट तक लगा होता है। दूसरे प्रकार के थर्मामीटर में शरीर के तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से देख लो, सामान्य तापमान एक स्वस्थ मनुष्य का शारीरिक ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः तापक्रम इससे ऊपर होने पर व्यक्ति को ज्वर समझा जाता है। हम बच्चों को सब बता देते हैं, ताकि ये ना हो कि बच्चा 98.4 आ जाए तो वो 6 मेरा बताया हुआ खोजते रहे फिर पागल हो जाए। तो उन बुक जो बुक में है मैं दोनों बताती हूँ। ठीक है, आप भी दोनों जान लो। 37 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाता है तो इसे सामान्य ताप कहा जाता है। श्वसन क्रिया क्या है आप लोगों ने देख लिया, 1 मिनट में व्यक्ति क्या है 16 से 18 बार सांस लेगा। अनुपात कितना होता है, 1:4 होता है श्वसन क्रिया का। ये सारी चीजें आपने देख लिया। क्लास जितना आप लोगों को जल्दी लगी रहती खत्म करने को, उतना मेरी भी। अब आप लोगों को खैर नवरात्रि तो बीत गया, लेकिन 9 देवियों के ये फोटो पड़ा हुआ, मैंने सोचा आपको दिखा दी। ठीक, देवी माता लोगों के आशीर्वाद से आप लोग का क्लास क्या हुआ, इस बुक को संपन्न करा दिए। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।